फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द इंडियन फार्मासिस्ट पे। मेरा नाम ऋषभ श्रीवास्तव है और मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस में 8 साल से ज़्यादा का अनुभव है। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो पे जिसका टाइटल है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और उसके एक बेहद ज़रूरी कंपोनेंट जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोडक्शन एंड एनालिसिस। आखिर हमें कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इंडस्ट्री में डेली कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, कुछ रैशनलाइजेशंस हो रहे हैं, कुछ मर्जर्स हो रहे हैं, कुछ एक्विजिशंस हो रहे हैं। इसका मतलब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, या कुछ इंडस्ट्रीज आपस में मर्ज करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, या एक दूसरे का एक्विजिशन करते हैं, या यानी कि उन्हें एक्वायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। इन सब के लिए हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को डेवलप करना होता है। अब अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ तो हमें ये पता चलता है कि हम एक मैन्युफैक्चरर हर तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए हमें कभी कभी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की या एनालिटिकल लैब्स की ज़रूरत पड़ती है ऐसे प्रोडक्ट्स को एनालाइज या मैन्युफैक्चर करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे सभी तरह की एक्सपर्टाइज नहीं होती है, तो हमें उन ऑर्गेनाइजेशन से भी कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए जिनके पास वो स्पेशलिटी या स्पेशलाइजेशन होता है। उससे वो हमें ईजिली एक्वायर हो जाता है, ईजिली प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर हो जाता है। हर कंपनी के पास असल में कोर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मार्केटिंग में डील करते हैं और उसके लिए उन्हें किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट। इस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल लैब्स की ज़रूरत बढ़ जाती है, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास इस तरह की स्पेशलिटीज़ होती हैं कि वो कुछ प्रोडक्ट्स को स्पेशलाइजेशन के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं। इस वर्क को हमेशा क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, ये दोनों के बीच एग्रीड होना चाहिए और कंट्रोल्ड होना चाहिए, ताकि अगर दोनों के बीच कुछ मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसमें हम ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, और साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड्स भी मेंशन किए जाते हैं जिनको हमें मेट करना होता है, जिनसे कंप्लाई करना होता है, ताकि हम नए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। अगर हम ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द आउटसोर्स एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एनी प्रपोज चेंज, अगर हम किसी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उस देश की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस देश के रेगुलेशंस हैं, वो भी फुलफ़िल होने चाहिए। इसका मतलब कोई भी एग्रीमेंट टेक्निकल हो या बिजनेस एग्रीमेंट हो, वो हमेशा उस देश के रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनाना चाहिए, और अगर उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो भी उस देश के कानूनों के अनुसार ही होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट गिवर का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वही इस चीज़ को तय करेगा कि कौन उस एग्रीमेंट को साइन कर सकता है। इसका मतलब जो भी क्वालिफाइड पर्सन होगा सिर्फ उसी के पास ये अधिकार होगा कि वो उस एग्रीमेंट को साइन कर सकता है, और साथ ही साथ उसी के पास ये अधिकार होगा कि वो उन बैच का रिलीज यानी कि सर्टिफिकेशन कर सकता है। यही उसका अधिकार है, वही उसे पालन कर सकता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट दो पार्टीज़ के बीच बनता है, जिनमें से एक होता है कॉन्ट्रैक्ट गिवर और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर। जब तक दोनों आपस में राजी नहीं होते, एग्रीमेंट हमारा फुलफ़िल नहीं होता, एग्रीमेंट हम नहीं बना सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट गिवर कौन है? इसे आप फर्स्ट पार्टनर के तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट का लीडर है, जो किसी को अपना वर्क ऑथराइज कर रहा है यानी कि ऑर्डर कर रहा है, उसी के पास इस बात का सारा कंट्रोल होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को कंट्रोल करे, रिव्यू करे, और साथ ही साथ अगर कोई आउटसोर्स एक्टिविटी है तो उसको भी रिव्यू करे।
वही अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर के यहाँ अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो फुल्ली जीएमपी नॉर्म्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके बन रही है या नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो कैसे उसे डेवलप करना है। वो अपनी इस एग्रीमेंट में क्वालिटी रिस्क असेसमेंट यानी मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करता है। कॉन्ट्रैक्ट गिवर ही रेस्पॉन्सिबल है इस कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी के लिए, उसकी सुटेबिलिटी के लिए, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर की कॉम्पिटेंस के लिए। यानी कि हमें जब भी एग्रीमेंट को साइन करना है तो हमें इन पॉइंट्स को भी कंसिडर करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट गिवर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर को हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर का नॉलेज अपग्रेड हो, उसकी कॉम्पिटेंस बढ़े, और साथ ही साथ वो सूटेबिलिटी के क्राइटेरिया को मैच करे ताकि वो उस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। कॉन्ट्रैक्ट गिवर को इस बात की भी ध्यान रखना होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे, साथ ही साथ उसको रिव्यू करता रहे, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उनके अपग्रेडेशन में हेल्प भी करे। वही है रेस्पॉन्सिबल ताकि वो रिकॉर्ड्स को रिव्यू और असेस करे, और साथ ही साथ अगर कोई आउटसोर्स्ड एक्टिविटी है तो उनके रिजल्ट्स को भी इवेलुएट करे। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर सेकंड पार्टी होती है, यानी कि जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जो उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने जा रहा है। इसके पास सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतना एबल होना चाहिए, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस वर्क को कंप्लीट कर पाए। इसके पास प्रीमिसेस होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और साथ ही साथ कॉम्पिटेंट पर्सनल भी होने चाहिए। इसके पास हर वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और हर तरह का इस तरह की हम चाहे वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, मटेरियल्स के रिलेटेड हो, नॉलेज के रिलेटेड हो, कि इसके पास हर वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो अपने इंटेंडेड पर्पस के लिए सूटेबल हो। ये किसी और थर्ड पार्टी को कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि अपनी तरफ से एग्रीमेंट नहीं दे सकती है किसी भी तरह का, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट गिवर उसको इवेलुएट नहीं कर लेता और उसको अप्रूव नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर को कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में किसी भी तरह का चेंज करने का कोई अधिकार नहीं होता है जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट गिवर की इंफॉर्मेशन में ना आए। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर को इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि जो भी आउटसोर्स एक्टिविटी है उसका समय समय पे इंस्पेक्शन किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट गिवर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ कोई कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। अब कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है कि जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कम्युनिकेशंस हैं, वो सब क्लियर होने चाहिए ताकि जब कभी भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह भी लेना चाहिए कि इसमें हर एक्टिविटी, हर स्टेप को क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ताकि हमें उसने एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी है तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट गिवर को भी दिए जा सकते हैं। रिकॉर्ड्स रेलेवेंट टू असेस द क्वालिटी, इसका मतलब जो भी रिकॉर्ड्स हैं जिनसे कि हम क्वालिटी को असेस कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। अगर कभी कोई कंप्लेंट आती है या उसमें कोई फॉल्सिफिकेशन या स्प्यूरियसनेस की कंप्लेंट आती है तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हमेशा एसेसिबल होने चाहिए, हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक बटन दबाइए, हिट करिए लाइक बटन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। अगर आपको अब आपका ये फेवरेट यूट्यूब चैनल अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टम्बलर और रेडिट
जहाँ पे हम अवेलेबल हैं एज द इंडियन फार्मासिस्ट। साथ ही साथ हम पिंटरेस्ट पे भी अवेलेबल हैं, ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं, लिंक्डइन और कोरा पे भी अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ और चीज़ें समझनी हैं या और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप इन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।